ये डीएनए होता है, ये मैंने आपको बताया। अब ये गुणसूत्र क्या होता क्या है? जब आप कभी भी कोशिका का चैप्टर खोल करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए कोशिका के चैप्टर में केंद्रक में इस तरीके जो है धागेनुमा रचना दिखाई देती है। अब कहीं पर लिख देते हैं ये क्रोमैटिन फाइबर है या क्रोमैटिन तंतु हिंदी में लिख देते हैं, कहीं लिख देते हैं डीएनए, कहीं लिख देते हैं क्रोमोसोम। तो पहले ये समझते हैं कि होता क्या है। देखिए ये जो डीएनए होता है, जब एक कोशिका, जैसे ये कोशिका है, कोशिका 1 से 2 में डिवाइड होती है ना, एक कोशिका 2 में डिवाइड होने वाली होती है। उसी समय क्या होता है, जो डीएनए होता है पहले उसमें क्वाइलिंग होती है। क्वाइलिंग का मतलब होता है कुंडलन होता है। कुंडलन के बाद पराकुंडलन होता है, यानी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग होती है। फलस्वरूप क्रोमोसोम बनता है। कैसे बनता है देखिए, ये डीएनए है, जब क्वाइलिंग होगी ये रचना बनी और इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन में आ गए, ये बन गया, इंग्लिश में लिख देते हैं आप, क्रोमैटिन फाइबर बन गया। और जब ये इसको कहते हैं क्वाइलिंग। अब जब सुपर क्वाइलिंग होगी तो ये बदल किसमें जाएगा, ये बन गया और ये हो गया सुपर क्वाइलिंग। मार्केट में रस्सी देखा है, रस्सी कैसे बनी होती है? मार्केट में धागे ले लीजिए, धागे में डाल लीजिए मोती, तो जब मोती डाल देंगे तो लड़ी बनेगी और बहुत सारी लड़ी को लेकर के ऐंठ दीजिए तो जो बनेगा वो गुणसूत्र। होता क्या है कि जैसे ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के कण, इसमें देखिए डीएनए ऐसे लपटा हुआ है, लड़ी बनेगी। हम जो गले में पहनते हैं तो उसमें धागा क्या होता है, मोती के छेद से आगे जाता है ना। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर लपट जाता है, तो ऐसे एक बहुत सारी लड़ी बनेगी। बहुत सारी लड़ी को लेके ऐंठेंगे, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, फिर उसको और ऐंठेंगे तो क्या बनेगा। यानी गुणसूत्र जो होता है उसमें डीएनए अत्यधिक संघनित रूप में होता है, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग होगा। और ये कहाँ होगा, कोशिका के केंद्रक में होता है। समझ में आ रहा है? गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र और डीएनए में क्या संबंध है? धागे को मान लीजिए डीएनए और मोटी रस्सी को क्या मान लीजिए, क्रोमोसोम। धागे में डाल दिया मोती, मोती क्या हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। बहुत सारी लड़ी बना करके ऐंठ दिया तो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। बात समझ में आई कुछ? क्रोमोसोम क्या होता है? और प्रत्येक जंतु जाति इस धरती पे जो है सब में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। कैसे होती है देखिए, ये चित्र बना लिए, बना लिया करो यार, हम कहें तब बनाओ, समय खराब होता है। बनाते रहो इसको, बना लो तो समझ में आएगा कि लिखवा भी देते हो। ये जो है यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, ये डीएनए है। ये डीएनए है।
और जो प्रत्येक जंतु जो जाति होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। जब एक कोशिका दो में विभाजित होने वाली होती है तभी जो है देखिए अमूमन आपकी जो शरीर की कोशिका है इसमें न तो डीएनए के रूप में होगा न क्रोमोसोम के रूप में। किस रूप में होगा? क्रोमैटिन तंतु। क्रोमैटिन तंतु दोनों के बीच का है कि नहीं? हाँ, जब एक कोशिका दो में डिवीजन होने वाली होगी तो ये जो होता है किसमें बदल जाता है? इसमें बदल जाता है और संघनित हो जाता है। डीएनए के कुंडलन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कुंडलन और पराकुंडलन के फलस्वरूप गुणसूत्रों का निर्माण। तो थोड़ा सा लिख लीजिए तो फिर और चीजें समझाएं। देखिए सन 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज की थी। गुणसूत्र की खोज की थी, परंतु 1888 में वाल डायर ने क्रोमोसोम शब्द को दिया। क्रोमोसोम शब्द को दिया। आगे लिखिए। क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कुंडलन और पराकुंडलन के फलस्वरूप होता है। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कुंडलन और पराकुंडलन के फलस्वरूप होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दंडाकार होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दंडाकार होता है और इसमें डीएनए अत्यधिक संघनित एक गुणसूत्र दंडाकार होता है, रॉड शेप होता है और इसमें डीएनए अत्यधिक संघनित रूप में होता है। प्रत्येक जंतु जाति में इनकी संख्या अलग अलग और निश्चित होती है। जैसे मानव की कायिक कोशिका या इंग्लिश में सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 अर्थात 2n बराबर 46 अर्थात डिप्लॉयड संख्या
अर्थात डिप्लॉयड संख्या या डिप्लॉयड नंबर होता है। डिप्लॉयड संख्या होती है, अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपि होती है। अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपि होती है। जबकि शुक्राणु या अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या n बराबर 23, n बराबर 23, अर्थात हैप्लॉइड संख्या n बराबर 23, अर्थात हैप्लॉइड संख्या होती है। हैप्लॉइड संख्या होती है। इनमें प्रत्येक गुणसूत्र की 1 प्रतिलिपि होती है। प्रत्येक गुणसूत्र की 1 प्रतिलिपि होती है। अब एक चीज थोड़ा समझ लीजिए कायदे से, ध्यान से देखिए, समझ। हमारा आपका निर्माण कैसे हो रहा है? ये शुक्राणु है, ये क्या है? ओवम है, कहते हैं। ये क्या है? स्पर्म है, ठीक है। अब इसमें गुणसूत्र देखें तो 1 बराबर कितना होगा? 1 से लेके 23 होता है। और इसमें कितना होगा? 1 से लेके 23 होगा। n बराबर इसमें 23 है, n बराबर इसमें 23 है। इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड संख्या। हिंदी में कहते हैं अगुणित संख्या, ठीक है। अब ये जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा? 1 से 2, 2 से 6। प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपि हुई। ये 23 जोड़ी हुआ, बोलो। यानी आपकी ये जाइगोट आगे चल के क्या करेगा? 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64 जाएगा। यानी आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की कितनी प्रतिलिपि होगी? 2 होगी ना। अब इसमें देखेंगे 1 सेट तो मां से आ रहा है, 1 सेट पिता से, यानी प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपि। 2 प्रतिलिपि का मतलब क्या हुआ? एक जैसे 2 गुणसूत्र। तो टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। इसी तरीके से जितने भी जंतु या पेड़ पौधे जिनमें लैंगिक जनन होता है, जिनमें लैंगिक जनन होगा, उनमें हमेशा उनकी दैहिक कोशिका का मतलब हुआ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कौन सी होती है? पूरा शरीर। तो सोमैटिक सेल में प्रत्येक गुणसूत्र की कितनी कॉपी होगी? 2। तो जब 2 कॉपी होगी तो जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक का मतलब नर और मादा अलग अलग होती, तो उनकी दैहिक कोशिका में प्रत्येक जो गुणसूत्रों की संख्या हमेशा सम संख्या है। सम समझ रहा है? 46 हो सकती है, 47 नहीं, 48 हो सकती है, 49 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आधा होना है ना। देखिए, डिप्लॉयड नंबर सम हो सकता है, हैप्लॉयड नंबर क्या होगा? सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। जैसे बात करें मटर की, मटर का जो पौधा है, आगे वाला ले लेते हैं। मटर में परागकण होगा और क्या होगा? अंडाणु होगा। ये क्या है? अंडाणु है। ये क्या है? परागकण है।
इसमें गुणसूत्र होते हैं 7, इसमें गुणसूत्र होते हैं 1 से बोलिए 7। ठीक, जब ये दोनों मिला जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 7 जोड़ी होगा कि नहीं? 7 जोड़ी का मतलब 2n बराबर कितना हो गया? यहाँ n बराबर कितना है? 7। तो इसी तरीके से सब जीवों में क्या होगा? जिनमें लैंगिक जन्म होता है। लैंगिक जन्म किनमें होगा? जिसमें नर और मादा अलग होगा। तो उनकी दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हमेशा सम संख्या होगी। भाई अगर हमारे में 46 है तो शुक्राणु बनेगा तो 23 जाएगा। तो शुक्राणु अंडाणु में सम भी हो सकता है, जैसे भैंस में 48 होता है। तो भैंस का जो शुक्राणु अंडाणु बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसके शुक्राणु अंडाणु में 24 हो जाएगी। तो 24 तो सम संख्या है। हमारे में क्या है? शुक्राणु अंडाणु में विषम है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि शुक्राणु अंडाणु में सम या विषम हो सकती है, लेकिन कायिक कोशिका में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगी। क्योंकि 46 का आधा हो सकता है, 47 का आधा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई? हाँ। और इसके पीछे वाला मैंने ये बताया, मनुष्य में बताया। तो आप में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपि है। एक सेट मम्मी से मिला, एक सेट फादर से मिला। ये बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझो। मान लीजिए माँ जो है वो काली है, पापा क्या है? गोरे। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई जीन होगा। मान लीजिए वो जीन 1 नंबर में यहाँ पर है माँ, ये कैपिटल सी, सॉरी इसको कैपिटल बी से लिखा, कैपिटल बी है ब्लैक, और यहाँ पर जीन है स्मॉल बी है, जो त्वचा के रंग को गोरा बता रहा है। अब ये यहाँ पर जीन आया कैपिटल बी, यहाँ पे आया, अब ये वाला इस पर प्रभावी तो बच्चा काला होगा। अब ये वाला इस पर पूर्ण प्रभावी नहीं है तो बच्चा ना काला होगा ना गोरा होगा, गेहूं रंग का होगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं? जाते हैं। अब कभी कभी बच्चा ये पूछता है कि सर ये बताइए क्या पुरुष का जीन स्त्री के जीन पे प्रभावी होता है? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में पुरुष का एक कीड़ा घुसा हुआ है कि पुरुष ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, जबकि बनाने वाले ने कोई कमी नहीं की, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई खराब है। जीन एक रसायन है, केमिकल। इत्तेफाक है कि बच्चा पैदा हुआ मम्मा की तरह देखने में लग रहा है, इत्तेफाक है पैदा हुआ वो पप्पा की तरह लग रहा है, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि ना मम्मा की तरह लग रहा है ना पप्पा की तरह लग रहा है। क्योंकि ये जीन के कॉम्बिनेशन पे होता है। समझ रहे? आपकी शक्ल सूरत हो सकता है माँ बाप से ना मिले, हो सकता है मिले भी, या हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन हो आपका चेहरा माँ बाप से किसी से नहीं मिला, पाप एकदम नाटे लड़का एकदम लंबा हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी आगे बढ़ा, उससे ये पता लगा सकते हैं कि आपका लड़का है कि नहीं है। वो तरीका है। हाँ बोलो क्या करिए? कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदार से मिले, से बुआ से मासी से मिल सकता है, वो बाई चांस हो सकता है किसी से ना। वो कैसे? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जीन जाते हैं तो उसमें म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन का मतलब जैसे ये डीएनए है, अब आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ रेडिएशन हो रहा है, एक्सरे टेक्नीशियन है, अब रेडियो एक्टिव रे पड़ा तो ये जीन का टुकड़ा टूट गया, ऊपर नीचे हो गया। समझ रहे हैं? तो जब रेडिएशन होगा तो क्या होगा? एकदम अलग तरीके का होगा बच्चा। वो जरूरी नहीं है। अब मान लो म्यूटेशन का मतलब होता है जो डीएनए में अचानक परिवर्तन आना। और म्यूटेशन का कारण क्या है? वातावरण, जो भोजन खा रहे हैं वो है, या रेडियो एक्टिव रे शरीर में पड़ गई तो उसमें परिवर्तन आ गए, तो उससे हो सकता है।
बच्चा किसी भी तरीके का हो सकता है, चेहरा पापा से मिल सकता है, दोनों से नहीं मिल सकता है, मम्मी से मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जीन क्या है ये समझ में आ गया, डीएनए क्या है ये समझ में आ गया, क्रोमोसोम क्या है वो मैंने समझा दिया। अब क्रोमोसोम के बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि प्लाज्मोन क्या होता है। ये समझ में आ गया क्या होता है क्रोमोसोम। अब बात करते हैं प्लाज्मोन की। ये प्लाज्मोन क्या होता है, हेडेक डालिए। होता क्या है कि जो कोशिका प्लांट से पढ़े हो और एक एनिमल, ये एनिमल सेल है, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये बताओ। निबाधक कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, पता होगा। नहीं पढ़े तो पढ़िए। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये दोनों में अंतर। अब एक चीज और समझते हैं, कम से कम इतना तो जानते हो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और नहीं देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, हम सेल पढ़ाने लगेंगे तो सारा समैया उसमें चला जाएगा, मेन चीज पे बातें नहीं हो पाई, इसलिए मैं सेल पढ़ाता नहीं। क्योंकि इतना लेक्चर कम, अगर मैं सेल पढ़ाऊंगा तो भी उसी में रह जाऊंगा। क्योंकि जब आप बायोलॉजी किताब खोलते हैं, सबसे पहले सेल है दिखता है, तो सारा बच्चा उसको जरूर पढ़ता है। उसके बाद चाहे अगला चैप्टर ना पढ़े, लेकिन सेल सब पढ़ता है। ये हमको पता रहता है, इसलिए सेल नहीं पढ़ाता। तो जो सेल होता है, सेल में यहाँ देखिए कोशिका में यहाँ पे केंद्रक है, प्लांट, ये एनिमल सेल और ये प्लांट सेल। प्लांट सेल में यहाँ भी न्यूक्लियस यानी यहाँ भी डीएनए है, प्लांट सेल में, और यहाँ भी। लेकिन होता क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखेंगे, एक कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? इससे कोशिका का पावर होता है, तो इसमें भी डीएनए होता है। और प्लांट सेल में देखें तो दो कोशिकाएं होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की रचना बड़ा करके देखें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो, इसमें डीएनए पाया जाता है। दूसरा डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त दो जगह और डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त दो जगह और डीएनए पाए जाते हैं। तो जो दो जगह और डीएनए पाए जाते हैं, इन्हीं को नाम देते हैं हम क्या? अब इसका व्यवहारिक उदाहरण भी बताते हैं। अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, इसे हम कॉन्ड्रियोजीन कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसको कहते हैं हम प्लास्टोजीन। तो थोड़ा लिख लीजिए एक विधान प्लाज्मोन। देखिए क्या बनाऊंगी, बना लो। जल्दी बनाना, लेकिन टाइम मत लगाना। हमको मेन मुद्दे पे आना है, टेक्नोलॉजी। अब ये नहीं समझाएंगे तो कुछ समझे में नहीं आएगा। समस्या ये, क्योंकि 3 पायरेट बेबी पे क्वेश्चन आया था। 3 पायरेट बेबी, इसको माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब ये नहीं समझो तो समझ में नहीं आएगा। बना लीजिएगा जल्दी इसको। क्या इसमें कोई किताब खोलेंगे तो उसमें दिया हुआ है।
लिखिए प्लाज्मोन लिखिए। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त पाए जाने वाले डीएनए को प्लाज्मोन कहते हैं। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त पाए जाने वाले डीएनए को प्लाज्मोन कहते हैं। आगे लिखिए, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। 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 माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आगे लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को लिख देता हूं, कॉन्ड्रियोजीन कहते हैं। कॉन्ड्रियोजीन कहते हैं। कॉन्ड्रियोजीन कहते हैं। क्योंकि अभी 3 पार्टेंट बेबी पढ़ाएंगे, वहां काम आएगा। 2016 में 3 पार्टेंट बेबी बनाया गया, कॉन्ड्रियोजीन कहते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को प्लास्टोजीन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को प्लास्टोजीन कहते हैं। प्लास्टोजीन। समझ में आ रही बात? अब यहां पर एक चीज समझिए, थोड़ा सा एक चीज समझिए। देखिए होता क्या है, जब हमारा आपका निर्माण होता है तो ये देखिए ये होता है आपका ये स्पर्म की ओरिजिनल रचना होती है। ये स्पर्म में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और अंडाणु जो होगा, अंडाणु में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें डीएनए, इसमें भी यहाँ पे डीएनए। अब ये स्पर्म का जो ये भाग होता है इसे हेड कहते हैं, इसे टेल कहते हैं। तो जब ये एंटर करता है इसके अंदर, खाली इसका हेड का पोर्शन, इतना पोर्शन ही इसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रह जाता है, बाहर रह जाता है। यानी इसका ये हेड वाला पोर्शन अंदर घुसेगा और इसका केंद्रक को इसका केंद्रक मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, जाइगोट। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसका रहा, मम्मा का रहा। यानी आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, माँ से आया। तो आनुवांशिकी दृष्टि से आप अपने मम्मी के करीब ज्यादा है कि पापा के करीब ज्यादा, माँ के करीब ज्यादा। क्यों? देखिए केंद्रक में जो डीएनए आया बेटा, 50% फादर से आया, 50% फादर से और 50% कहाँ से है, मदर से। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहाँ से आया, माँ से आया। तो आनुवांशिक दृष्टि से करीब किसके ज्यादा हो गए, माँ के करीब ज्यादा। आनुवांशिक दृष्टि से मौसिक करीब है कि बुआ करीब, मौसिक करीब। मामा करीब है कि चाचा करीब, मामा। सर एक चीज़ मतलब ये चीज़ हम पढ़े होते हैं कि जैसे ये होता है कि अगर फीमेल है तो मतलब जो पापा रहते हैं उनके करीब ज़्यादा रहते, वो साइकोलॉजिकल गेम है, वो जेनेटिक से मतलब नहीं। अपोजिट सेक्स में खिंचाव ज़्यादा होता है। यहाँ पे सीधा सीधा साइकोलॉजिकल गेम है, हार्मोन का समस्या है। अगर कोई को कोई अच्छा लगता है तो वहाँ जीन्स का काम कम होता है,
वहाँ काम हार्मोन का खेला होता है। खिंचाव अगर एक दूसरे की ओर है तो हार्मोन का खेल है। आपकी शरीर पूरी केमिस्ट्री है, आप कुछ भी सोच रहे हो वो हार्मोन है, हार्मोन बन रहा है, समाप्त हो रहा है। लड़के का झुकाव हमेशा मम्मी की तरफ होता है, बेटियों का झुकाव पापा की तरफ होगा, उसका रीजन सीधा हार्मोन। लड़की बड़ी होती तो अपने हस्बैंड को अपने पापा की तरह चाहती कि मेरे पापा की तरह मेरा हस्बैंड मिले, और जो लड़के होंगे उनको अपनी माँ अच्छी लगती है, उनको लगता है कि माँ की तरह ही मेरी पत्नी हो। ऐसा होता नहीं, ये हार्मोन का गेम है। अब एक लड़का लड़की को बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को कहता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ खेल कुछ नहीं, हार्मोन का खेल है, सारा खेला यहाँ पे हार्मोन का है। आपका शरीर एक केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं है, केवल केमिस्ट्री है। आप अभी कुछ सोच रहे हो, 5 मिनट बाद कुछ सोचने लगे तो अभी हार्मोन कुछ निकला था, हार्मोन कुछ निकलने लगा। गुस्सा दूसरा हार्मोन, फील गुड हुआ दूसरा हार्मोन। समझ रहे ना? जीन्स ये है कि आप अपने माँ बाप की तरह हैं, आप माँ बाप से ही पैदा हुए, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रूव कर सकते हो। अब माँ बाप की तरह सोचते हो कि नहीं सोचते हो, ये अलग चीज हो जाती है। अब आप आईएएस अधिकारी हो गए, पापा आपके क्लर्क है, तो पापा आपकी तरह कैसे सोच पाएंगे? उनको दूसरा वातावरण मिला, आपको दूसरा वातावरण मिला, कैसे सोच पाएंगे? समझ गए बात को? ये समझ में आया? इसीलिए देखेंगे कि जो है हम माँ के करीब ज्यादा होते हैं अनुवांशिक दृष्टि से, चाहे बेटा हो या बेटी, अनुवांशिक दृष्टि से माँ के करीब ज्यादा हो। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया था एक बार, वो 3 पैरेंट बेबी वाला, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी 3 लोगों से बच्चे का जन्म हुआ, 2 स्त्री और 1 पुरुष, तीनों का जेनेटिक मटेरियल है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? उसको कहते हैं 3 पैरेंट बेबी, उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए इसको बताया कि अनुवांशिक दृष्टि से आप माँ के करीब ज़्यादा होते हैं पापा की तुलना में। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेटिंग का लिए। अगला आइए सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दुनिया का सबसे खौफनाक जानवर मानव है। जानवर मानव में सबसे बड़ा अंतर होता है, अगर शेर शिकार करता है उसका पेट भर जाता है, बगल से दूसरा जानवर निकलेगा नहीं मारेगा। और आदमी का पेट तो भर जाएगा लेकिन साला मन नहीं भरता। इसको मारा उसको मारे, अभी 10 मिला, अभी 100 मिले, अभी 1000 मिले, 2000 मिले, पैसा कितना में मिले? कम। तो दुनिया का सबसे खौफनाक जानवर वो मानव है। समझ में आई? अब इसको समझिए ये क्या है, थोड़ा समझिएगा इसको क्या है। देखिए होता क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका का बाप है, अम्मा है, सब कुछ है। बिना डीएनए कुछ नहीं होता। आप जानते हैं हम आपका निर्माण एक कोशिका के रूप में होता है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 8, 16 होती है। इसका मतलब डीएनए की मात्रा में गुणन होता है नहीं, तो डीएनए अपनी मात्रा को खुद गुणन कर सकता है। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रेप्लिकेशन, या इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन। अब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए बनता है इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तब इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
तब इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये कहाँ होता है, थोड़ा इसको बना लीजिए तो बताते हैं। अब आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसलेशन। इसी को ट्रांसलेशन, ये जो बन रहा है ये ट्रांसलेशन हो गया, इससे इसका बनना, इससे इसका बनना ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लाइट का कर दिया भाई, ठीक है, दिख रहा आपको? दिखेगा ये मुझे चमकता है। लाइट चली गई क्या लगा? सीधे मत करो। अब समझिए इसको, ये होता कहाँ? अब समझिएगा इसको, बराबर हो गया ये। अब देखिए इसको, ये मैं कोशिका बना रहा हूं बड़ा सा, इसको समझिए। ये कोशिका भी केंद्रक है, केंद्रक भी ये डीएनए, ठीक। अब देखिए, आप फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है? फैट होता है, विटामिन होता है, यही सब होता है ना। तो फूड में प्रोटीन होता है, और शायद आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की जो इकाई होती है, इकाई को कहते हैं हम अमीनो एसिड। कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं? 20 प्रकार। अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या संबंध है? जो संबंध अल्फाबेट का वर्ड से होता है। 26 अल्फाबेट से कितने वर्ड बनेंगे? 26 अल्फाबेट से कितने वर्ड बनाओगी? वो सोच रही हो, अनगिनत वर्ड बनेंगे ना भैया, बहुत सारे बनेंगे। तो वही तरीके से यहाँ पर 20 प्रकार के अमीनो एसिड से कितनी प्रोटीन बन सकती है? बहुत प्रकार के बन सकती है। तो जैसे आपने भोजन में प्रोटीन खाया, मान लीजिए आपने दूध पिया, तो दूध में कौन प्रोटीन है? केसीन है। तो केसीन कहाँ गई? पाचन तंत्र में। तो पाचन तंत्र में क्या हुआ? केसीन टूट गई, अमीनो एसिड यानी अल्फाबेट 26 अमीनो एसिड कितने? 20 हैं, तो 20 के नाम होंगे अलग अलग। अब ये जब टूट गई पाचन तंत्र में, तो कहाँ पहुंच जाएगी? ब्लड में। ब्लड से कहाँ पहुंच जाएगी? कोशिका। ये कोशिका में आ गई अमीनो एसिड। समझ रहे हो बात? बताओ यहाँ तक समझ में आया? अमीनो एसिड को पहुंचा दिया कोशिका में। अब ये जो डीएनए के भाग को, टुकड़े को क्या कहते हैं? बताया था मैंने, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। अब ये जीन ने कहा कि हमको भैया एक प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? अब कोशिका में आप जानते हो राइबोसोम्स होता है, पढ़े होंगे सब लोग। ये क्या है? अब एक राइबोसोम, तो एक आरएनए इससे जुड़ा होता है राइबोसोम से, उसे क्या कहते हैं? उसे नाम देते हैं आरएनए। क्या नाम देते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ये जुड़ा हुआ है, ये कोशिका में है, ठीक। अब ये जीन है, ये जीन ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? इस जीन ने डिसाइड किया कि हमको एक प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। अब ये जीन क्या करेगा? अपने शरीर से पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा?
mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक, मैसेंजर। ये बनाएगा कौन? डीएनए। तो जब डीएनए आरएनए बनाएगा तो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अभी बताया डीएनए ने एमआरएनए बना। काहे बनाया? जैसे फैक्ट्री है, उसमें कुछ कपड़ा बन रहा, तो कपड़े की डिजाइन कौन डिसाइड करेगा? जो फैक्ट्री का मालिक होगा। तो मालिक तो कमरे से निकल के बाहर जाएगा नहीं। मालिक क्या करेगा? उस डिजाइन को अपने असिस्टेंट को देगा, असिस्टेंट कमरे से बाहर जाएगा, और असिस्टेंट के अंदर भी कुछ और असिस्टेंट होंगे, उनको देगा कि भैया ऐसे बनाना है, मालिक ने कहा। फिर वो जाएगा, फिर वो माल बनेगा। तो उसी तरीके से ये कंपनी का मालिक है, इसने बनाया एमआरएनए। एमआरएनए यानी धागेनुमा रचना, ये एमआरएनए ये बाहर आया इससे, ये है न्यूक्लियर पोर। आप पढ़ेंगे कोशिका में, तो इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। अब यहां से एमआरएनए बाहर आया, अब यहां पर ये जो कोशिका में केंद्रक के बाहर का भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। समझ लीजिए, अभी एमआरएनए वैक्सीन पढ़ना है, करंट में जो है एमआरएनए या वैक्सीन कई जगह पे नाम आता है। अब एमआरएनए एक और आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में, जिसको कहते हैं टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। अब ये डाटा, जो डाटा इसको जो डिजाइन दिया, ये डाटा किसको दे देगा? इसको डाटा दे देगा। अब ये डाटा लेगा, कैसे बनाना, अब ये इसी हिसाब से किसको पकड़ेगा? अमीनो एसिड। और पकड़ के ला के क्या करेगा? यहाँ भी जोड़ेगा, इस पर राइबोसोम पर। तो राइबोसोम पे क्या बन जाएगी? प्रोटीन। मान लीजिए आपने केसीन प्रोटीन खाया था, और इसने बनाया यहाँ पर इलास्टिन प्रोटीन। क्या बनाया? इलास्टिन। बात समझ में आ रही है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। किसकी सहायता से कर रहा है? आरएनए की सहायता से। कहां पर कर रहा है? राइबोसोम। अपने आप को डीएनए मान लो, अपनी कलम को आरएनए मान लो, और अपनी नोटबुक को राइबोसोम मान लो। आप हो गए डीएनए, ये हो गया आरएनए, और नोटबुक क्या हो गई? राइबोसोम। तो प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए करता है, आरएनए की सहायता से करता है, राइबोसोम पर करता है। बात समझ में आई? एमआरएनए डाटा लेके बाहर आएगा, केंद्रक से बाहर डाटा देगा टीआरएनए को। टीआरएनए डाटा के आधार पर अमीनो एसिड को पकड़ के जोड़ देगा। बस इतना जानिए, बाकी समुंदर पूरा इतिहास ले लिया, इतना बड़ा समुंदर, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा इतिहास आपका ले लिया, इतना पूछो इसमें, थोड़ा नहीं। आप अपने मतलब भर का समझ लीजिए कि ये होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालिए। मनुष्य में गुणसूत्र प्रारूप। हाँ, मनुष्य में गुणसूत्र प्रारूप। अब वह खत्म हो जाए तो फिर आपका फिर 1 बजे से रखेंगे। मनुष्य में गुणसूत्र प्रारूप। अच्छे से समझिए। इसमें लिखिए, फिर मैं चित्र बनाता हूं। लिखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होता है। ये खत्म करेंगे, सीधा टेक्नोलॉजी में एंट्री मारेंगे। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होता है। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र
इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान और समझात होता है। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान और समझात होता है। इसे आटो सोम्स कहते हैं। आटो सोम्स कहते, लिख दिया, आटो सोम्स कहते। इसे आटो सोम्स कहते। इसे आटो सोम्स कहते। जबकि 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, उसी में लिखे, जबकि 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र स्त्री में तो समझात, स्त्री में तो समझात, समझात को इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस। समझात यानी होमोलोगस होता है। इसे संकेत अक्षर कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं। समझात होता है, इसे संकेत अक्षर कैपिटल एक्स से प्रकट करते हैं। जबकि पुरुषों में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र असमझात, इंग्लिश में कहेंगे नॉन होमोलोगस, असमझात नॉन होमोलोगस होता है। नॉन होमोलोगस होता है और इसे संकेत अक्षर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से प्रकट करते हैं। इस प्रकार स्त्रियों का गुणसूत्र प्रारूप, स्त्रियों का गुणसूत्र प्रारूप, स्त्रियों का, इसको बना लीजिए, नहीं बनाए, स्त्रियों का गुणसूत्र प्रारूप 44A प्लस XX बराबर 46। स्त्रियों का गुणसूत्र प्रारूप 44A प्लस XX बराबर 46। ये का मतलब आटोसोम्स हुआ, 1 से लेके 22 स्त्री पुरुष में एक जैसा। ये स्त्री का गुणसूत्र प्रारूप है। जबकि पुरुषों का गुणसूत्र प्रारूप लिखिए 44A प्लस XY बराबर 46। समझ में आया? हम मेन मुद्दे पे आते हैं। जितना बनाया हो तो बना लीजिए। इसको खत्म करें, सीधा बायोटेक्नोलॉजी में एंट्री मारें, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बना लीजिए इसको। बन गया? अब देखिए आगे
हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब इसको खूब कायदे से समझिएगा, कुछ सामाजिक समस्याएं भी आती है इसमें। देखिए जैसे कि पुरुष है, अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष में होता है 44A प्लस XY बराबर 46, और स्त्री में जो होता है वो 44A प्लस X बराबर 46। अब अगर पुरुष में जब शुक्राणु बनता है तो पुरुष में शुक्राणु दो प्रकार का हुआ। कैसे? कुछ शुक्राणु में 22A प्लस X बराबर 23 होगा, और कुछ में 22A प्लस Y बराबर 23 होगा कि नहीं? हाँ, 50% ये होंगे, 50% ये होंगे। अगर इसकी बात करें तो स्त्री में अंडाणु सब एक जैसे होंगे कि नहीं? 22A प्लस X बराबर 23, 22A प्लस Y बराबर 23। हाँ? अब अगर ये इसको निषेचित करेगा, X और X इसमें भी है तो क्या होगा? ये पुत्री होगी, और ये इसको निषेचित करेगा तो ये क्या होगा? यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, ये आप सबको पता है। अब यहां पर एक समस्या आती भी, उसको डिस्कस करते हैं। वो समस्या क्या आती है, आइए देखते हैं। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ ध्यान से, कुछ तकनीक बताएंगे वो समझना है आपको। अमूमन देखेंगे आप, इसको बना लिए हैं? हाँ, अब देखिए अमूमन क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या में क्या होता है, पुरुष और अनुपाते स्त्री का जो अनुपात दिखता है, मोटा मोटा 100 पुरुषों में 96 दिखता है। समय के साथ में इसमें परिवर्तन, जैसे वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत में 1000 पुरुषों में 1020 स्त्रियां ज्यादा है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो रेशियो 1:1 ही तो हुआ, 1:1 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मोटे तौर पे देखें तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम। उसका मुख्य कारण ये है, थोड़ा समझिए, उसका मुख्य कारण ये है कि जिस शुक्राणु में वायु गुणसूत्र, देखिए वायु गुणसूत्र इतना बड़ा है, X गुणसूत्र, ये X है, ये Y। तो जिस शुक्राणु में वायु गुणसूत्र होगा तो वायु गुणसूत्र का आकार क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है, पिकोग्राम। तो 0.00001% आप कह सकते हैं कि जिस शुक्राणु में वायु गुणसूत्र उसके निषेचन की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे पॉपुलेशन में यह अनुपात होता है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कई ऐसी तकनीक डेवलप हुई गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के जांच। जैसे एक तकनीक बीच में आई जिसका नाम है अमीनोसिंथेसिस, और एक तकनीक आई अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएस। इन दोनों तकनीक का दुरुपयोग हो, यानी ये तकनीक क्या थी, इसकी सहायता से गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच की जाने लगी। अब ये कैसे करते हैं, तकनीक तो भी बताते हैं। इस तकनीक का दुरुपयोग क्या हुआ कि जब इस तकनीक का उपयोग किया गया तो
आप देखेंगे लगभग आज से 30-35 साल पहले भारत के कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ईस्टर्न यूपी है, वहाँ पर स्त्री और पुरुष का जो अनुपात हो गया था, यानी पुरुष और स्त्री का जो अनुपात पहुंचा था, 100 पुरुषों में 46 स्त्री का अनुपात पहुंचा, यानी लिंगानुपात इतना खराब हो गया, इतना असमान हो गया। उसका कारण था इसका उपयोग करना। तो पहले ये समझते ये है क्या अमीनो सिंथेसिस, ये प्रक्रिया है क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी है क्या। आइए इसको पहले समझते हैं ये है क्या अमीनो सिंथेसिस या अल्ट्रासोनोग्राफी है। देखिए इसकी सहायता से गर्भ में जो कि क्या है देखते हैं। देखिए ये होता है यूट्रस, ये गर्भाशय, इंग्लिश में कहते हैं इसको यूट्रस, हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। ये है फैलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम ओविडक्ट, ये है ओवरी। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। ये यूट्रस है, यूट्रस की इस बात को कहते हैं बर्थ केनाल। इस भाग को कहते हैं सर्विक्स। इसी भाग में वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा। अब समझिए पहले इसको समझिए ध्यान से। जब एक छोटी बच्ची का जन्म होता है, जन्म के साथ ही छोटी बच्ची के ओवरी में तकरीबन 2 लाख से भी अधिक, 2 लाख से 10 लाख कह सकते हैं, या 2 लाख मान लीजिए, 2 लाख से अधिक क्या होता है अपरिपक्व, यानी इमैच्योर ओवा अंडाणु। जन्म के समय ही बच्ची के जो ओवरी होती है उसमें लगभग 10-12 लाख होते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, यानी इतने लगभग उसके इसमें अपरिपक्व अंडाशय ओवा होता है, अंडाणु होता है। जब बच्ची किशोरावस्था में पहुंचती है, किशोरावस्था का मतलब होता है टीनेज, 13, 14, 15, 16 के आसपास, तब इस प्रोसेस एक शुरू होता है जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को हिंदी में कहते हैं अंडोत्सव। तो जब ओव्यूलेशन शुरू होता है तो इसमें से एक ओवा इसमें आना शुरू होता है। एक ओवा आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 दिन की होती है, 2 से 3 दिन तक सिक्रीशन होगा। अब अगर यहां से ओवा बन के आ रहा और यहां से स्पर्म की एंट्री हो गई और स्पर्म यहां पहुंचा, ये ओवा है और यहां स्पर्म है, दोनों का केंद्रक मिल गया तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जो आपका जाइगोट है, ये क्या बन गया, जाइगोट धीरे धीरे खिसकता है इस गुहा की ओर। इस गुहा को कहते हैं यूट्राइन कैविटी। और जब यूट्राइन कैविटी को बढ़ेगा तो जो आपका गर्भाशय, इसकी दीवार थोड़ी मोटी हो जाएगी। यहाँ पे दीवार क्या होगी, मोटी हो जाएगी। अब ये जो दीवार मोटी हो गई तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो ओवा है वो धीरे धीरे इसमें
देखिए भ्रूणी निषेचन जो है यही फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, भ्रूणी निकाल शुरू हो जाएगा, फिर ये आकर एक नलिका के द्वारा भ्रूण यहाँ जुड़ जाएगा, किससे? प्लेसेंटा से। अब ये जो नलिका होती है इसको कहते हैं अम्लाइकल कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं अवल। और इस भ्रूण के चारों एक झिल्ली चढ़ जाएगी, ये क्या चढ़ गई? देखा होगा गाय भैंस जब भी आती हैं तो जब बच्चा बाहर निकलता है तो झिल्ली में बंधा रहता, पानी में रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी बन जाएगा। अब ये अंदर जो ये पानी भरा है, इस पानी का जो नाम होता है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब अगर यहां पर नर बच्चा तो इस फ्लूइड में नर हार्मोन होगा। क्या होगा? अब नर हार्मोन को कहते हैं एंड्रोजन। अब अगर बच्चा मादा है तो हार्मोन होगा ईस्ट्रोजन। अब करते क्या है, सिरिंज की सहायता से इसको बाहर निकाल दो। अगर उसमें नर हार्मोन है तो लड़का है, मादा हार्मोन, ये तो समानता होता है। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे होता है? दुरुपयोग कैसे होता है? आप आज से लगभग 35-40, आप तो बहुत अच्छे समय हम लोग हैं, फिर आज से 35-40 साल पहले जाएं और पहले जाएं तो इस महिलाओं की स्थिति बहुत खराब, बहुत खराब स्थिति। होता क्या था कि घर में सासू माँ है, बहन हमका लड़के चाहिए, हमका लड़के चाहिए, पास में डॉक्टर के पास से ले गए, भैया हमारी बहू है तो उसका जरा चेक कर दो, लड़का है कि लड़की। अब वो जब चेक कर रहे हैं वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मान लीजिए उनको उसके उस बहू के एमनियोटिक फ्लूइड में एंड्रोजन हार्मोन मिला या एस्ट्रोजन मिला, तो बताइए लड़की। क्यों? लड़की बनाएंगे तो एबॉर्शन कराएगी, एबॉर्शन कराएगी तो मोटा। तो बच्चों को बहुत मारा गया, इसीलिए भारत सरकार ने 1994 में एक्ट बनाया, PFBP एक्ट 1994, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस एक्ट के अंतर्गत था कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है, क्योंकि ये अमीनो सिंथेसिस के द्वारा पता लगा के बच्चों को मार दिया। यहाँ तक कि कई इलाकों में देखिए आज भी चोरी करते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं होता। एक तरीका तो ये होता चेक करना, दूसरा तरीका अल्ट्रासोनोग्राफी होता। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें यूज करते हैं यांत्रिक तरंगों का। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या होती है? यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, थोड़ा फिजिक्स में समझिए। एक तो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, जो ये प्रकाश है, और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का जैसे मैंने ये हाथ हिलाया तो माध्यम के कणों में क्या हुआ? कंपन हुआ। तो माध्यम के कणों में जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, जो तरंग उत्पन्न हो रहा है, इसी को यांत्रिक तरंग। अब हमने तुमको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। सुनो, अब माध्यम के कणों में जो कंपन होगा, मान लीजिए माध्यम के कण में बताया था, पता नहीं दिया, मान लो 1 मिनट में या 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में मान लो 10 चक्कर लगा रहा है माध्यम पर, 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो 10 चक्कर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं? हाँ, 1 सेकंड में 10 चक्कर प्रति सेकंड हो गया।
एक वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका नाम था हर्ज। क्या नाम था? हर्ज। तो हर्ज ने क्या किया कि आप जो कहेंगे 10 चक्कर प्रति सेकंड, इसकी जगह में उठा दीजिए 10 हर्ज। अब देखिए आपका कान, जब इन्होंने अध्ययन किया तो देखा जब माध्यम के कण 20 हर्ज से कम वाले तो कान को सुनाई नहीं देते, तो उसे इंफ्रासोनिक वेव कर दिया। और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के जो माध्यम के कण अगर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति वाले हैं तो कान को सुनाई दे रहा है, तो उसे ऑडिबल वेव या श्रव्य तरंगे कह दिया। और 20,000 हर्ज से अधिक हो गया तो अल्ट्रासोनिक, वो भी हमारा कान। अब माध्यम के कण जितनी जल्दी से वाइब्रेट करेंगे उनमें ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी कि नहीं। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, यानी समझ रहे हैं इनकी आवृत्ति कितनी हो गई? 20,000 हर्ज से अधिक। तो इनका उपयोग करके जब इसको भेजते हैं गर्भ में, तो ये जो शिशु पल रहा है उसके शरीर की आंतरिक संरचना की जांच करते हैं। क्या करते हैं? आंतरिक संरचना की जांच करके ये पता लगा देते हैं लड़का है कि। वर्तमान में अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, देखिए शिशु में कोई समस्या है उसके लिए की जाती है, लेकिन लिंग की जांच के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित। तो समझ गए अमीनो सिंथेसिस? हाँ, तो अमीनो सिंथेसिस लिखना चाहे तो लिख लें, ये कहीं आगे बढ़े। लिखेंगे? बोलिए। डायग्राम बोला करते हैं ये नहीं बनाया हो तो बना लीजिए, फिर लिखा दें। और पीछे करें, ठीक है, बना लीजिए। नहीं बनाया है तो बना लीजिए। तो समझ में आ रहा है? अनुवांशिकी रोग पढ़ाएंगे तब पूछेंगे, अभी कल ये मामला लागेगा तो बात शुरू करेंगे। ये जो ह्यूमन पर देखेंगे आप ये चीज देखेंगे कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ना, यूट्रस देखेंगे पूरे विश्व में जो गर्भाशय कैंसर होता है 23%, 23% महिलाओं में गर्भाशय कैंसर मिलता है, जो विश्व का आंकड़ा। भारत का आंकड़ा चौंकाने वाला है। भारत में 46% महिलाओं में यूट्रस कैंसर होता है। और यूट्रस कैंसर का कारण क्या है? कम उम्र में विवाह होना नंबर 1 कारण, जल्दी जल्दी गर्भवती होना दूसरा कारण, और तीसरा जो कारण है वो उसका कारण ये है, देखिए जो आज महिलाएं हैं जिनकी उम्र मान लीजिए 50-50 हो गई, अगर उनको यूट्रस कैंसर हो तो उसका कारण ये था आज से 30 साल पहले, लगभग 25 साल पहले हुआ है, तो गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई जाती थी। शादी के बाद अगर बच्चे ना चाहें तो उनको गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई जाती, हार्मोन की गोलियां होती, तो उन गोलियों को खाने से उन महिलाओं में बच्चे जब तक चाहे तब तक रुके रहते। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती थी उससे भी कैंसर का कारण है।
इसलिए भारत सरकार ने बाद में गर्भ निरोधक गोलियों पर क्या किया, रोक लगाई। तो आजकल 1-1 वाला छोड़ दिए, नॉर्मल नंबर यूज कर रहे। समझ में आ रहा है? तो जो यूट्रस कैंसर भारत में ज़्यादा मिलने का यही कारण है, कम उम्र में विवाह होना, जल्दी जल्दी गर्भवती। पैडमैन पिक्चर देखिए आप, पैडमैन मूवी बहुत अच्छी बनी है, वो इसी पे बनी है। सबसे बड़ा दर्द जो झमेला है वो महिलाओं का अशिक्षित होना। जिस देश में महिलाएं शिक्षित हो गई वहाँ अपने आप आबादी घट गई, सबसे बड़ा कारण। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी यहाँ पे होता है। तो या जो कैंसर का मतलब यहाँ सिस्ट बनने लगता है ऐसे। और जब सिस्ट बनने लगता है तो उसका देखेंगे महिलाएं बहुत दवा करती नहीं ठीक, अंत में पूरा काट के बाहर निकालना ही पड़ा यूट्रस कैंसर। और 46% का मतलब हर दूसरी महिला कैंसर से ग्रसित हो गई। और इसका कारण जो है आज का जो भोजन है आपका, कचरा पचड़ा भोजन, कम उम्र में विवाह। हम लोग जब छोटे थे तो ये जो आपका नहीं है क्या कहते हैं उसको, अरे ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है उसके अंदर मोमोस और ये जो चाउमीन हाँ ना, ये सब नहीं होता था यार। समोसा वोसा बहुत पुराना वो मिलता था, ये सब नहीं मिलता। पहली बार हमने खाया ये जो चाउमीन है, हमारी स्टूडेंट थी वो खिला के, हमको ये क्या ले आए, कीड़ा कीड़ा की तरह दिख रहा है। कई सर ये तो वो है, खाया मैंने। तो जब से ये भोजन आया तब से ये बीमारियाँ और मात्र ये सब फास्ट फूड है, जंक फूड में आता है। ये सब कारण बनता है इन सब लोगों, समझ में आ रहा है? तो अमीनो सिंथेसिस समझ गए, लिखने की जरूरत है तो बताओ, लिख लेंगे अपने आप। अमीनो सिंथेसिस मैंने बताया, यानी वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच की जाती है। मैंने हार्मोन बताया कैसे कैसे इस्तेमाल करके आप करते हो, ये समझ में आ गया। अब अगला हेडिंग रखिए, अगला हेडिंग रखिए। और देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग। ये समानता जो आप में गुणसूत्र होते हैं वो 46 में, लेकिन होता क्या है कि जैसे पुरुष का ये टेस्टिस है, जिसको हिंदी में और स्त्री में ओवरी होती है, हिंदी में इसको अंडाशय, अंडाशय। इससे बनता है अंडाणु और इससे बन रहा है इसका। तो कभी कभी क्या होता है, बाई चांस इसमें होना चाहिए 23, इसमें भी होना चाहिए 23, तो गलती से कभी कभी 23 से ज़्यादा 24 हो गया, कभी कभी इसमें 23 की जगह 24 हो गया, या 23 की जगह इसमें 22 हो गया, इसमें भी 22 हो गया, कम ज़्यादा हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या जब कम ज़्यादा हो जाती है तो जो रोग होता है उसे गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी से होने वाले रोग, ठीक है। अब इसमें जो पहला रोग है, लेकिन डाल लीजिए डाउन सिंड्रोम, काम कर की चीज लिख लीजिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? अब ये नाम ऐसा कैसे आ गया? देखिए
अगर राजेश खोजे होते तो नाम होता राजेश सिंधु, पप्पू खोजे होते तो नाम होता पप्पू सिंधु, लैंडन डाउन ने खोजा तो नाम हो गया डाउन सिंधु। अब इसमें होता क्या है ये देखिए, जैसे आप में मैंने बताया 1 से लेके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? क्या होता है कि ये 23वां 21वीं जोड़ी का प्रत्येक गुणसूत्र की कितनी प्रतिलिपि होती है? 2। तो 2 प्रतिलिपि होती है जिसको 22 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, ये 21वीं का है, होना चाहिए 2, पहुंच गया कितना? 3। तो जब 3 पहुंच गया तो इसको क्या करेंगे? अब इसके शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये बच्चा क्या होगा? सामान्य नहीं। ऐसा नहीं कि ज्यादा गुणसूत्र हो गया तो हीमान हो जाए, ऐसा नहीं। गुणसूत्र कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, व्यक्ति क्या हो जाता है? आसान। तो लिख लीजिए इसमें एक लाइन, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। इनमें 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होता है, 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होता है। अर्थात ये 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक होता है। इनका गुणसूत्र प्रारूप 2n+1 21वीं का एक अतिरिक्त बराबर 47 या 47 21वीं का एक अतिरिक्त बराबर 47 होता है। देख रहा था 47 होता है। अब ये बच्चे जानते हैं 16-17 वर्ष की आयु तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। और दिमाग से भी क्या होते हैं? कमजोर।